चलिए तो बच्चा लोग, जो भी कल नेटवर्क इशू था उसके वजह से आज हम लोग वापस से बायोटेक ही देख रहे हैं, और आज हम लोग डील करेंगे ह्यूमन इंसुलिन से। वापस से कल वाले पार्ट को भी रिपीट कर रहा हूं मैं। ह्यूमन इंसुलिन ये सिंथेटिक इंसुलिन होता है। जैसे हमारे बॉडी में इंसुलिन का कमी बहुत कॉमन हो चुका है आज के टाइम में, मैक्सिमम लोग डायबिटिक है, ठीक है। और शायद मैंने कल भी एक बात बोला था कि डायबिटीज दो तरह का होता है। फर्स्ट इज डायबिटीज mellitus and second is insipidus. Diabetes mellitus is due to lack of insulin. इंसुलिन की कमी की वजह से होता है, और इसमें क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीजेस, ठीक है, ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और दूसरा होता है डायबिटीज इंसिपिडस, इसमें क्या होता है, frequent urination and this is due to lack of aldosterone, ठीक है, ये कम हो जाता है। तो ये आपके काम का नहीं है, आप इसको भूल सकते हैं अभी के लिए। अभी आपको ये याद रखना है कि हमारे में ह्यूमन इंसुलिन का कमी बहुत ज्यादा था, मतलब ये डिजीज बहुत तेजी में बढ़ रहा था, ह्यूमन इंसुलिन का कम होना, डायबिटीज mellitus। और पुराने समय में इसको कोप अप करने के लिए हम लोग किसी और ऑर्गेनिज्म से इंसुलिन निकालते थे और ह्यूमन में डालते थे कि अगर शुगर लेवल बढ़ गया तो बहुत दिक्कत होता है। तो उस वक्त जो ऑर्गेनिज्म यूज करते थे हम लोग, उसका नाम था पिग। हम लोग पिग का इंसुलिन आइसोलेट करते थे और उसको ह्यूमन में इंजेक्ट करते थे। बट प्रॉब्लम इज दैट कि आप सभी को सीएमआई के बारे में पता है। सीएमआई इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आपने पढ़ा होगा इम्यूनिटी में कि हमारा जो सीएमआई है, यानी जो हमारा टी सेल है, टी लिम्फोसाइट, वो अपने सेल को और बाहरी सेल्स को पहचान सकता है। तो ये सीएमआई पहचान लेता है कि ये जो इंसुलिन आया है वो हमारे बॉडी का नहीं, किसी फॉरेन बॉडी का है। और चूंकि ये सीएमआई पहचान लेता है इंसुलिन को, उससे हमारे बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं। क्या होते हैं? एलर्जिक रिएक्शंस। अब आपको ये समझना है कि ये जो एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे हैं, ये एलर्जिक रिएक्शंस तब तक नहीं रुक सकते जब तक आपका सेल सीम ना हो जाए या कहीं और का सेल ना हो। राइट सा बात है, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये सब तो कहीं और से ही आएगा। तो बहुत बाद में हम लोग सक्सेसफुल हुए टू मेक सिंथेटिक इंसुलिन। किस चीज में? सिंथेटिक इंसुलिन। सिंथेटिक इंसुलिन का हम लोग एक और नाम दिए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमोलिन, HUMULIN, ह्यूमोलिन। This is the name given to synthetic insulin and it is frequently used in diabetes mellitus, ठीक है। अगर हम इंसुलिन के लिए बात करें तो इंसुलिन नेचुरली पैनक्रियाज से रिलीज होता है। पैनक्रियाज में 3 तरह का सेल होता है, अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। अल्फा सेल जो है ये प्योरली एक्सोक्राइन नेचर का है। एक्सोक्राइन मतलब इसका सिक्रीशन किसी डक्ट के थ्रू पास होता है। और अल्फा सेल जो सिक्रीट करता है उसका नाम है पैनक्रियाटिक जूस। क्या सिक्रीट करता है अल्फा सेल? पैनक्रियाटिक जूस। व्हाइल बीटा सेल एंड गामा सेल सिक्रीट इंसुलिन, ठीक है। बीटा सेल, सॉरी गामा बोल रहा हूं, बीटा सेल एंड डेल्टा सेल सिक्रीट्स इंसुलिन, ठीक है। अब समझना, ये जो इंसुलिन है ये एक हार्मोन है जो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता है, जो किसी डक्ट के बिना रिलीज होता है। तो वैसा ग्लैंड जो बिना डक्ट के किसी चीज को रिलीज करे उसको हम लोग बोलते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। और ध्यान देने वाला बात यह है कि पैनक्रियाज के अंदर एक्सोक्राइन पार्ट भी है और इंडोक्राइन पार्ट भी है। दैट इज व्हाई पैनक्रियाज को हम लोग बोलते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड। पैनक्रियाज को क्या बोलते हैं हम लोग? हेटेरोक्राइन ग्लैंड। अब ध्यान देना है बस। बीटा सेल कहां से रिलीज होता है? बीटा सेल में स्पेशल जगह है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस यहां से रिलीज होता है। ये कौन? इंसुलिन। बीटा सेल क्या है भाई? तो बीटा सेल इज ऑलमोस्ट 60 to 65% ऑफ टोटल पैनक्रियाटिक सेल्स। टोटल पैनक्रियाज जो है, उस टोटल पैनक्रियाज में से 60 to 65% सेल्स जो है वो क्या है? अल्फा सेल, सॉरी बीटा सेल्स। और बाकी जो बचा सेल
that is almost about 15% of cells are delta cells. ठीक है, काम दोनों का इंसुलिन रिलीज ही है। अब ध्यान देने वाला बात यह है कि जाहिर सा बात है, अगर कोई भी हार्मोन बन रहा है या कोई भी प्रोटीन बन रहा है, तो जाहिर सा बात है कोई भी हार्मोन या प्रोटीन पक्का पक्का किसी न किसी जीन के इन्फ्लुएंस में बन रहा होगा। और इंसुलिन सिंथेसिस के लिए हमारे बॉडी में जो जीन है, इट इज प्रेजेंट इन शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 11। यानी ये रहा मेरा क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम में नीचे वाले आर्म को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग आर्म। क्या बोलते हैं? लॉन्ग आर्म। और ऊपर वाले आर्म को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट आर्म। तो क्रोमोसोम नंबर 11 के शॉर्ट आर्म पे ये इंसुलिन सिंथेसिस के लिए जीन होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करें ह्यूमन इंसुलिन कैसा होता है, तो इस बारे में भी हम लोग कल बात किए थे कि जो ह्यूमन इंसुलिन है, इस ह्यूमन इंसुलिन में 3 चेन होता है, ए चेन, बी चेन और सी चेन, जिसमें से जब ये इंसुलिन प्री मैच्योर होता है यानी इमैच्योर होता है, उस वक्त इसमें सी सेल भी होता है, सी चेन भी, विच इज लॉस्ट आफ्टर मैच्योरिटी ऑफ इंसुलिन। जब इंसुलिन मैच्योर होता है तो ये जो सी चेन है वो लॉस्ट हो जाता है। ए चेन और बी चेन के बारे में जानिए। ये जो ए चेन है ये 21 अमीनो एसिड का बना हुआ होता है, जबकि ये जो बी चेन है ये 30 अमीनो एसिड का बना होता है। और अगर आपको जानना है सी के बारे में तो जान सकते हैं आप, ये जो सी चेन है ये 30 to 33 अमीनो एसिड का बना हुआ होता है। अब अरुणिमा हमको तुम ये बताओ कि एक अमीनो एसिड को कितने कोडोन कोड करते हैं? 20। एक अमीनो एसिड को 20 कोडोन कोड करते हैं। मॉलिक्यूलर से पूछ रहा हूँ, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। हाँ हाँ, एक मिनट कितना? सर, फिर से बोलिए क्वेश्चन। एक अमीनो एसिड को कितने कोडोन्स मिलकर कोड करते हैं? चलो सुनो आंसर, 3 कोडोन्स। अगर म्यूटेशन पढ़ी होगी ऐसे तो याद होगा, जैसे मान लो ऐसा कोई है ए सी जी ए टी सी जी जी सी। इस आंसर पता था लेकिन हमको लगा हम गलत हैं। अच्छा, तो तुमको पता होना चाहिए कि ये 3-3 के पेयर में रीड होता है ना, 3-3 के ग्रुप्स में, 3 मिलके एक अमीनो एसिड को कोड करता है। खैर चलो, पता हो तो ठीक ही बात है। तो एक कोडोन 3 मतलब एक अमीनो एसिड से 3 कोडोन से एक अमीनो एसिड कोड होता है। तो जरा हमको बताओ, ये जो ए चेन है, ये जो ए चेन है इसमें 21 अमीनो एसिड है, तो कोडोन कितना होगा? डेट से बात है, 21 इंटू 3 कर देंगे, इंटू 3 करेंगे। एक अमीनो अभी एसिड इंटू 3 3 कोडोन करेंगे है, सर। तो 21 अमीनो एसिड हाँ, इंटू एक 3 मिनट मतलब 63 हो कोडोन। जाएगा। ये कितने कोडोन से इंटू 3 करेंगे तो 90 कोडोन। 90 कोडन। और ये कितने से? 90 से, ये 30 to 90। 33 है, 30 to 33 है, तो 90 to 99 कोडोन। ठीक है, कोई दिक्कत बताओ? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं कि ये जो इमैच्योर होता है उसी में सी चेन होता है, जो कि मैच्योरेशन के वक्त हटा दिया जाता है। अब इशू सुनो, अभी तक हम लोग जो भी कोडिंग देख रहे थे उन सब कोडिंग में एक मजेदार बात ये था कि आप जीन आइसोलेट किए, किसी और ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर किए, और किसी और ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करने के लिए वहां पे एक्सप्रेस कराए, और फिर जो डिजायर्ड प्रोडक्ट था उसको डिराइव किया। यही कर रहे थे ना। लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो इंसुलिन का जीन है, इट इज अ स्प्लिट जीन। कैसा जीन है ये? स्प्लिट जीन। स्प्लिट जीन। और स्प्लिट जीन में इशू ये होता है कि इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन एनी अदर ऑर्गेनिज्म। आप आइसोलेट कर सकते हो, आप ट्रांसफर भी कर सकते हो, लेकिन एक्सप्रेस नहीं करा सकते। और अगर आप इंसुलिन के जीन को एक्सप्रेस नहीं करा पाओगे तो क्या कभी भी जो उसका डिजायर्ड प्रोडक्ट है, यानी इंसुलिन जीन से हमारा क्या मिलना है? इंसुलिन, ये नहीं मिलेगा हमको। समझे बात? चलिए, अच्छा ये वाला पॉइंट जो दिख रहा है ये भी देख लो। ट्रांसजेनिक एनिमल ऑन व्हिच टेस्ट वाज डन इन द which was test was found in first, ये गलत लिखा हुआ है, was done।
सबसे पहले जो ट्रांसजेनिक एनिमल पे टेस्ट हुआ था उसका नाम था रैट। जाहिर सा बात है, सब लोग जानता है कि मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट चूहा पे ही होता है, जानते हैं ना? ये चूहा पे। हाँ चलो ठीक है, यहाँ तक डन हुआ। अब आगे देखते हैं। तो देखो, तो सबसे पहला इंसुलिन के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक अमेरिकन कंपनी था जिसका नाम है इलाई लिली। क्या नाम है? इलाई लाइली नहीं, इलाई लिली। लिली। ये बहुत बड़ा एमएनसी, एमएनसी यानी मल्टीनेशनल कंपनी। इतना बड़ा ना, जितना कंपनी के इस कंपनी के पास पैसा उतना में तो पूरा पाकिस्तान खरीदा जा सकता है। पूरे पाकिस्तान मिला के उतना पैसा नहीं जितना पैसा सिर्फ इस एक कंपनी में है। इतना बड़ा कंपनी है ये, ठीक है? और इतना अमीर है कि कितना सारा देश को खरीद सकता है, इतना बड़ा कंपनी। सोचो आज के टाइम में बहुत लोग इंसुलिन का या तो गोली लेता है या फिर इंसुलिन का इंजेक्शन लेता है ना? ऑलमोस्ट हर घर में एक कोई ना कोई बूढ़ा होगा ही ऐसा, एक पेशेंट तो कम से कम हर घर में शुगर का है मिनिमम। जहां एज हुआ तो शुगर पकड़ ले रहा सबसे पहले, डायबिटीज। तो सोचो हर घर में उसका एक ना एक कंज्यूमर है जिसको जिंदगी भर दवा खाना है, तो कितना बिकता होगा दवा, इससे समझ सकते हैं। तो इलाई लिली सबसे पहली बार बुद्धि क्या लगाया ये कंपनी, बोला यार हम उस जीन को एज अ होल कहीं एक्सप्रेस तो करा नहीं पा रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं, उस जीन को स्टडी करते हैं। जीन को स्टडी किया और पता किया कि अच्छा आखिरकार हमको ए चेन और बी चेन ही चाहिए ना फाइनली, क्योंकि सी चेन तो मैच्योर फॉर्म में होता ही नहीं। हमको चाहिए कौन? ए चेन और बी चेन। तो आप उस कंपनी वाला क्या किया कि ए चेन और बी चेन का कोडिंग निकाला, ए चेन का कोडिंग निकाला और बी चेन का कोडिंग निकाला। तो अभी अभी हम लोग बात किए थे, ए चेन में 21 अमीनो एसिड था तो 63 न्यूक्लियोटाइड होगा, और बी चेन में 30 था तो 90 न्यूक्लियोटाइड। इन दोनों को चेन को देखो, अभी तक वो इंसुलिन नहीं बनाया है, वो मैच्योर इंसुलिन में जो 2 चेन होता है, फिर इमैच्योर में 3, मैच्योरिटी के वक्त तीसरा हट जाएगा, बचेगा सिर्फ 2। तो वो जो 2 चेन है हम उसका बात कर रहे हैं, ए चेन और बी चेन। ये कंपनी क्या किया कि ए चेन को अलग बनाया, बी चेन को अलग बनाया, ठीक है? दोनों चेन को इकोलाई में डाले, अलग 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 इकोलाई में। किसके थ्रू? वेक्टर बना मेरा, जो मेरा वेक्टर बना वो बना PBR 322। वेक्टर कौन बना मेरा? PBR 322। वापस से बोल रहा हूँ, इंसुलिन में 3 चेन होता है प्री मैच्योर फॉर्म में, बट आफ्टर मैच्योरिटी द सी चेन decomposes and the only 2 chains are left, A chain and B chain. A chain is made up of 21 amino acid and can also be called as 63 nucleotide. B chain made up of 30 amino acid can be called as 90 nucleotide. Getting my point or not? ठीक है, कोई दिक्कत है? ठीक है, अगला पॉइंट, ये जो जीन है इसको इकोलाई में हम लोग ट्रांसफर किए अलग अलग। वापस से बोल रहा हूँ, ए का कोडिंग अलग, बी का कोडिंग अलग, सी से कोई मतलब ही नहीं क्योंकि वो मैच्योर में नहीं होता। ए के कोडिंग को अलग इकोलाई में डाले, बी के कोडिंग को अलग इकोलाई में डाले। किसके थ्रू? क्योंकि किसी के भी अंदर कोई भी फॉरेन डीएनए डालने के लिए हमको एक वेक्टर चाहिए होता है, तो किसके थ्रू डाले? एक वेक्टर जिसका नाम है PBR 322। PBR 322। कोई दिक्कत? अभी सुन लो। आपने PBR 322 के अंदर, PBR 322 के अंदर क्या बनाया? मतलब इसके अंदर आपने डाला जीन किसका? इंसुलिन का। बिल्कुल, चलो इंसुलिन का डीएनए जीन डाला, उसके थ्रू किस में पहुंचाया? अब इकोलाई में, जिसके अंदर आप ए चेन वाला डाले थे उसके अंदर ए चेन बनेगा, और जिस दूसरे इकोलाई के अंदर आप बी चेन डाले थे उसके अंदर बी चेन बनेगा। तो साइंटिस्ट ए चेन को अलग और बी चेन को अलग अलग निकाल कर लाया। ये देखो, ए चेन अलग है, अलग बना, बी चेन अलग बना। अब साइंटिस्ट क्या किए कि इस ए चेन और बी चेन को इंडिविजुअली उठाया अलग अलग और आपस में डाई सल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिए। ये जो कनेक्टेड बाय डाई सल्फाइड बॉन्ड, ए चेन एंड बी चेन आर कनेक्टेड बाय डाई सल्फाइड
बॉन्ड, और बॉन्ड। जब ए चेन और बी चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ गया तो हम उसको बोलते हैं ह्यूमुलिन। याद रखिएगा, ह्यूमन इंसुलिन में डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। ये रहा ए चेन, ये रहा बी चेन, और यहां से ऐसे डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा है। ठीक है, देखो 2 सल्फर यस जुड़ा हुआ है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। इसको इंजेक्शन के फॉर्म में लेते हैं। एक सवाल कई बार ये भी होता है कि यार हम इंजेक्शन क्यों लें, हमको इंसुलिन मिल गया तो हम इंजेक्शन के थ्रू ही क्यों लें, हम पी लेते हैं इंसुलिन, है ना। ये भी तो सवाल हो सकता है ना, कि मान लीजिए कि आपके पास दवाई है तो जरूरी थोड़ी ना कि हम इंजेक्शन के फॉर्म में ही लें, हम उसको पी भी सकते हैं। तो जाहिर सा बात, आपका सवाल गलत नहीं था। आप इंसुलिन क्यों नहीं पी सकते, ये सवाल बिल्कुल सही है। और उसका कारण ये क्यों नहीं पी सकते, क्योंकि अगर आप उसको पीजिएगा तो इंसुलिन है क्या, बताओ, केमिकली क्या है इंसुलिन, प्रोटीन। ये पहुंचेगा पीने के बाद कहाँ, स्टमक में, और वहां पे पेप्सिन होता है, अगर याद है 11th तो, और पेप्सिन इस प्रोटीन को डाइजेस्ट कर प्रोटीन देगा। मतलब तो अगर जो मेरा हम इंसुलिन पिए, इंसुलिन ही डाइजेस्ट हो गया, तो जाहिर सा बात है कि जो मेरा मेन फंक्शन था शुगर लेवल को डाउन करने का, ये नहीं होगा, एक बात। और दूसरा बात, ये इंसुलिन शॉक कॉज कर देता है। क्या कॉज करता है, क्या कॉज करता है, बताइए शॉक। बताइए, इंसुलिन शॉक। चलिए, इतना काफी है अब इंसुलिन में, अब आगे बढ़ते हैं। अब है जीन थेरेपी। आई गेस वो 2 पेज और बचा है ना। अच्छा, फिर ट्रांसजेनिक एनिमल, वाह वाह वाह, फिर तो खत्म ही हो गया। बायो एथिक्स, बायो पेटेंट, बायो पायरेसी। चलिए, ऑलमोस्ट डन, वी आर ऑलमोस्ट डन विद द चैप्टर। आई गेस टिल 2 विल बी ओवर। जीन थेरेपी, देखो एक ये चीज ऐसा फील्ड है जो कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट कभी नहीं रिसर्च करना चाहता, इस पे बहुत कम रिसर्च हुआ है। लीस्ट रिसर्च, RESEARCH, क्यों भाई। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारा कंपनी है बहुत बड़ा सा, ठीक है, तुम भी इंसुलिन ही बनाती हो। अब तुम क्या चाहोगी कि कोई पेशेंट जिंदगी भर आके तुमसे इंसुलिन खरीदे, या फिर तुम उसको एक बार में 1000 रुपया लो और ठीक कर लो। एज अ कंपनी की मालिक, तुम्हारे दिमाग में होगा कि नहीं 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 यार, एक बार में मान ले हम 1000 रुपया भी ले लेंगे फिर भी कम है। ऐसे वो मान लो नॉर्मली हम 100 रुपया या 10 रुपया का भी दवाई बेच रहे हैं, तो हर महीने वो हमसे खरीद रहा है, मतलब एक महीने में वो 100 रुपया, एक साल में सॉरी, और 10 साल में 1000 रुपया हो गया। तो 10 साल में तो हम, वो 10 ही साल जिंदा रहेगा, कितना साल और जिंदा रहेगा, तो हम 1000 में भी बेचेंगे तो भी उससे ज्यादा फायदा रहेगा कि हम 10 का दवाई को 10 में बेचें, हर महीना बच्चा का, वो ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि हम एक बार में 1000 रुपया में लेके उसको ठीक कर दें, है ना। जीन थेरेपी कुछ ऐसा ही उपाय है। अगर तुम्हारे बॉडी में कोई जीन में फॉल्ट है, तुमको पता है कोई भी चीज का स्टार्टिंग जीन में फॉल्ट से ही होता है, तो जीन में फॉल्ट है, यस। तो अगर किसी तरह बायोटेक को यूज करके, जैसे मान लो तुमको पता चला कि एक जाइगोट बना जिसमें टॉक्सिक क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। क्या होता है क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, यस क्लाइंट फिल्टर सिंड्रोम, इसमें क्या होता 21st है, क्रोमोसोम्स होता अच्छा है। नहीं पढ़े तो, क्लाइंट नहीं सर, एक्स सर एक्स इसमें वाई क्या होता होता है, है ना 20। 47 बता क्रोमोसोम्स हो रहे जाते थे। हैं, एक्स एक्स वाई। बढ़ जाता है। हाँ, तो अभी एक बात बता, अगर तुमको पहले से पता है कि ये बच्चा जो जन्म लेने वाला है इसमें एक्स एक्स वाई है, तो अगर हम उसको हम्म, जाइगोट स्टेज में ही, जब वो एक सेल का था, एक सेल का था, कहाँ गया भाई मार्कर, हाँ यहाँ है, जब वो एक सेल का था, अगर इसी वक्त इसके डीएनए में हम वो चेंज कर दें और उसको एक एक्स को हटा दें या एक वाई को हटा दें, तो ये बच्चा या तो कंप्लीट मेल या कंप्लीट फीमेल में कन्वर्ट हो जाएगा। और यस उसके बाद ये जाइगोट जितना बार डिवाइड करेगा उतना बार हेल्दी सेल्स बनाएगा। देखो ये एक बार, अब हमारे एज में पॉसिबल नहीं, हमारे एज में क्या, एक बार बच्चा जन्म ले लिया तो ये पॉसिबल नहीं है, क्यों, जन्म मिला तो दूर के बात, क्या मुश्किल से समझो ना कि 1 से 2 महीना से अधिक का हो गया ना, 1 से 1.5 महीना से अधिक का, तो फिर इम्पॉसिबल है। कारण
1 महीने तक पहुंचते पहुंचते ये एक सेल डिवाइड करके कम से कम तो 10,000 सेल बना देगा। तुम कितने सेल में डीएनए चेंज करोगे? समझ रहे हो बात? पॉसिबल ही नहीं है कि हम 10,000 मिलियन सब सेल में डीएनए चेंज करते चले, बहुत महंगा हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं, प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं। तो जाइगोट स्टेज में मिलता था, हम उपाय कर भी देते। तो सुनना, जीन थेरेपी क्या होता है? रिप्लेसमेंट ऑफ फॉल्टी जीन बाय फंक्शनल जीन। जो खराब जीन होता है उसके बदले में कोई फंक्शनल जीन लगा दो, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? उसको हम लोग बोलते हैं जीन थेरेपी। क्या बोलते हैं? हाँ, जीन थेरेपी बोलते हैं। अगला पॉइंट, जीन थेरेपी जो है उसको सबसे पहली बार जो किया गया था वो था एडीए के लिए। एडीए रिस्पॉन्सिबल फॉर बी लिम्फोसाइट प्रोलिफरेशन। याद करो, बी लिम्फोसाइट ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट था। याद आ रहा है? एनसीईआरटी पढ़ी हो तो। और एडीए का पूरा नाम है एडिनोसिन डीअमीनेज। एडिनोसिन डीअमीनेज। एडिनोसिन डीअमीनेज। एडिनोसिन डीअमीनेज के लिए, ठीक है। पहली बार किया गया था कब? देखो कितना रिसेंट वाला बात है, 1990 में। बहुत रिसेंट हो गया ना, 1990 में किया गया। खैर, उसके बाद ज्यादा काम नहीं हुआ। जीन थेरेपी दो तरीके का होता है। एक को बोलते हैं जर्मलाइन थेरेपी। जर्मलाइन यानी एकदम अर्ली स्टेज में, या तो गैमेट स्टेज या फिर जाइगोट स्टेज। या तो गैमेट स्टेज में या फिर जाइगोट स्टेज में अगर हम फॉल्टी जीन, जो भी खराब जीन है, उसको रिप्लेस करके उसके बदले में अच्छा जीन डाल दें, तो उसको हम लोग बोलते हैं जर्म लाइन थेरेपी। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जर्म लाइन थेरेपी। नेक्स्ट इज सोमैटिक सेल थेरेपी। सोमैटिक सेल थेरेपी में क्या होता है? बच्चा जन्म ले चुका है, बच्चा जन्म ले चुका है, अब उसके बॉडी में जो इंजाइम है, उस इंजाइम को हम लोग रिप्लेस करते हैं। इसको ईआरटी भी बोलते हैं। इसको ईआरटी भी बोलते हैं। ईआरटी का पूरा नाम है इंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। वापस से लिख रहा हूं, इंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। ईआरटी का पूरा नाम क्या है? इंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। जैसे सुनी होगी क्रिस 3 या कोई ऐसा मूवी जिसमें तुम देखियो बोन मैरो ट्रांसप्लांट का बात कर रहा हूँ, सुनी? नहीं देखे। नहीं, कोई बात नहीं। बोन मैरो लंबे बोन्स में होता है, इट इज प्रेजेंट इन द लॉन्ग बोन्स ऑफ आवर बॉडी, और वहां पे भी हम लोग इलाज करते हैं। या फिर लिम्फोइड इन्फ्लुएंजा, ये सब होता है, ये तो एक्स्ट्रा है, बट बोन मैरो वाला तुमको दिमाग में रखना चाहिए, ये कॉमन है। बोन मैरो थेरेपी करते हैं। और ये परमानेंट, देखो अगर जर्म लाइन में अगर तुम जाइगोट या गैमेट स्टेज में ठीक कर दिए तो ये परमानेंट क्योर हो गया। और इसीलिए कोई भी कंपनी इस पे रिसर्च ज्यादा करने नहीं देता, बोलता नहीं कोई जरूरत नहीं रिसर्च करने का। बजाय एक दिन में 1,000 रुपया कमाने के, हम डेली 10-10 रुपया कमाना पसंद करेंगे, या महीने में 10 रुपया कमाना पसंद करेंगे, ये उनका सोचना होता है, इसीलिए वो रिसर्च नहीं होने देता। चलिए अब आते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल यानी वैसे एनिमल जिसके डीएनए में हम लोग चेंज किए अपने हिसाब से। अगला सवाल, मतलब अगला पॉइंट, फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल कौन था? तो वो था नहीं, थी कौन? सैल्मन, मछली। जो कि एक फिश है। सर, हाँ बोलो। एनिमल नहीं सर, ठीक है ठीक ये तो पहला क्लास में भी कंफ्यूज हुई थी, है। याद है कि भूल गई? हमको याद है इसीलिए चुप हो गए। अच्छा ठीक है, रुको अभी कुछ देखते हैं, याद है तो कुछ अच्छा हो जाए। न्यू शेयर सर्च करते हैं, सैल्मन का इमेज। क्या है सैल्मन? देख पा कौन रही है? हो? देखो सामने तेरे, सब तो सैल्मन ही दिख रही है, जो भी दिख रही है। फिश है, रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 6 फैटी एसिड। हम्म, को देखता हूँ कुछ अगर दिख जाए वैसा।
हाईली क्वालिटी फोटो, फोटो खाली फोटो ही बात कर रहा, सिर्फ सैल्मन सर्च करें तो मे भी कुछ काम का इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगा, जो कि हम लोग जानते हैं, बट फिर भी देखो इम्प्रेसिव हेल्थ बेनिफिट्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड मिला। हाँ ये देखो, omega 3 fatty acid are one of the things that makes salmon one of the healthiest food you can put in on your plate। इससे बढ़िया, इससे हेल्दी फूड बहुत कम है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड है। ठीक है, तो अब दोबारा यस कभी सर। कंफ्यूज मत होना, सर सैल्मन क्या है, सैल्मन इज अ फिश। अब देख भी ली तुम। चलो अगला, रोजी, ये स्पेलिंग गलती है, ROSIE, रोजी। ये काऊ थी, इसके मिल्क में अल्फा लैक्टालब्यूमिन एक प्रोटीन होता है, जो था, जो कि डायबिटिक पेशेंट को दिया जा सकता है, और ह्यूमन बेबीज को भी। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं ह्यूमंस में, जिसके जन्म लेते ही उसकी माँ का डेथ हो गया, तो वो बच्चा को अगर मदर्स मिल्क नहीं मिलेगा तो वो क्या जिंदा बचेगा? नहीं बचेगा। लेकिन नहीं। माँ तो है ही नहीं, तो माँ का दूध मिलेगा कैसे? तो उस केस में हम लोग जो आर्टिफिशियल मिल्क खरीदते हैं मार्केट से छोटे बच्चे के लिए, वो यही होता है, रोजी, यानी ट्रांसजेनिक काऊ का मिल्क होता है, जिसके मिल्क में क्या मिलता है? अल्फा अल्फा लैक्टालब्यूमिन। तो ये डायबिटिक पेशेंट्स को भी दिया जाता है, और साथ में ह्यूमन बेबीज को भी दिया जाता है। अरे आजा आजा आजा, फिर से अब ये मिला। हाँ ये देखो, ये है सिप। सिप का नाम क्या है भाई, बताओ। क्या पढ़े इसको? तो तुम लिखी होगी ना नोट्स, तो पूछी नहीं हमसे। हाँ जो था वही लिख दिया, JMCY। अच्छा, एक लूसी थी, नाम सुने उसका? हाँ कौन थी? हाँ पता नहीं। कोई बात। डॉली का नाम सुनी हो? ये मत बोलना पड़ोसी में रहती हाँ है। कौन थी डॉली? शायद कोई फ्लावर का नेम है। ये पहली क्लोन एनिमल थी, क्लोन एनिमल, जो कि एक सिप थी। डॉली में खास बात यह था कि उसमें सिर्फ उसकी मदर का डीएनए था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट अगर दो गैमेट के फ्यूजन के बिना बनाया जाए, जो कि सिर्फ आज कल पॉसिबल है, उसको क्लोन बोलते हैं। वो एग्जैक्टली 100% अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं। तो डॉली वाज अ क्लोन। और किए कैसे थे? उसका एग लिए, उसके एग का न्यूक्लियस निकाले आर्टिफिशियली, और उसी न्यूक्लियस को वापस से डाल दिए। तो जब उस एग में उसी का न्यूक्लियस डालते हैं ना, तो ये एग जो है वो बुद्धू बन जाता है। वो समझता है कि जो न्यूक्लियस आया है दूसरा वाला, ये स्पर्म का न्यूक्लियस है, और डिवीजन स्टार्ट करता है जाइगोट समझ के खुद को, जबकि ये होता एक ही है। वैसे ये हमको एग्जैक्ट याद तो नहीं आ रहा कि कौन सी, नैन्सी भी नहीं है ये, शायद नैन्सी है, शायद नैन्सी। सॉरी, चलो मिल गया, याद आ गया। इसका नाम है ट्रेसी। लिख लीजिए, फाइनली याद आ ही गया। ट्रेसी, ये ट्रेसी लिखा हुआ है, कौन एंगल से कोई पढ़ेगा ट्रेसी? TRACY, चलो लिख लो, ट्रेसी। तो ये फर्स्ट ट्रांसजेनिक शिप थी, मतलब एक ऐसी शिप जिसमें दो डीएनए, दो ऑर्गेनिज्म का डीएनए मिला हुआ है। इसके मिल्क में CFTR एक प्रोटीन मिलता था, जिसको कि सिस्टिक फाइब्रोसिस, एक बहुत खतरनाक बीमारी है, उस बीमारी के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस CFTR,
a protein used in treatment of cystic fibrosis, FIBROSIS। अच्छा याद रखिएगा, CFTR का पूरा नाम है ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टर रेगुलेटर प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट इज गोट, गोट का मिल्क है, इसमें स्पाइडर मिल्क सिल्क, याद करो तुमको हम कल ही बताए थे, कल नहीं सर स्टार्टिंग में ही बताए थे कि स्पाइडर का जो सिल्क होता है, जो जाल होता है उस, एक सेकंड, तो देखो ये जो स्पाइडर मिल्क के बारे में आपको बताया था कि स्पाइडर मिल्क में बहुत स्ट्रॉन्ग फाइबर्स होता है, तो ये जो उसका वहां से जीन निकाले और गोट के उडर में, ठीक है, उडर यानी थन, बकरी के थन में उसको एक्सप्रेस किए, वहां से उसके दूध के साथ स्पाइडर सिल्क निकलने लगा था। ये अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट वेट सिल्क है, जिसको कि इंडस्ट्री में या फिर सर्जिकल पर्पस में यूज करते हैं। ये बताए थे कि आई का कभी सर्जरी हो तो उन सभी में इसी को यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज रैट, रैट का क्या ही कहना, 95% ऑफ टोटल ट्रांसजेनिक एनिमल में रैट आता है, इसको सेफ्टी टेस्ट के लिए करते हैं। उसके अलावा पिग, पिग को ऑर्गन ट्रांसप्लांट और मीट के लिए हम लोग किए थे। फिर है नाम है अच्छा ये है लिखा है डॉग, डॉग या फिर इसका एक और नाम है डॉगी, नाम ही है डॉगी, ये स्निफर डॉग है, स्पेलिंग गलती है सुधार देता हूँ, यहाँ तो पहले लिखा हुआ है डॉग, वॉग नहीं है, डॉग, डॉग, और इसी का एक और नाम है डॉगी। स्नीफर का स्पेलिंग गलती है, SNIFF, स्नीफर डॉग। इसका स्मेल एबिलिटी बहुत ज्यादा था, बम वम सूंघने के काम में आ रही थी, ठीक है। फिर ये है रैबिट, रैबिट में जीन फार्मिंग बेकार है, भूल जाओ, मंकी भी भूल जाओ, एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा यानी तुम्हारे लेवल पे नहीं है, वो एक्स्ट्रा था। नेक्स्ट इज बायो एथिक्स, ये इंपॉर्टेंट है। देखो जब भी आप कहीं का जीन वीन यूज कर रहे हो तो ये आपका परम कर्तव्य है कि आप उसके असली मालिक से पूछ लें कि भैया हम आपका जीन यूज कर रहे हैं, यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। तो बायोएथिक्स में यही है कि जो भी रूल है उसको ओबे कीजिए, जो कि सोसाइटी आपस में मिलकर डिसाइड किया या कम्युनिटी डिसाइड किया है। बायोडाइवर्सिटी मतलब ये कि जैसे बहुत सारा झगड़ा झंझट हुआ था अमेरिका और इंडिया में भी कई बार, ये झगड़ा है 90s का, जब अमेरिका और इंडिया में झगड़ा हुआ था, हुआ यूं कि एक कंपनी अमेरिका का हल्दी दूध को पेटेंट करा लिया, बोला कि भाई हल्दी का मेडिसिनल यूज बहुत जबरदस्त है, अगर आप हल्दी दूध पिएंगे तो तबीयत आपका ठीक हो जाएगा। और वो क्या किया, पेटेंट कराया, पेटेंट कराने का मतलब कि अब उसको सिर्फ वही यूज कर सकता है, ये बात तो आपको पता होगा। हम्म। और एक इंडियन यहाँ से टहलते टहलते वहां गया, घूमते घूमते एकदम, और मस्त फीवर आया उसको, वहां पे मौसम चेंज हो गया ना, ठंडा लग गया, ऐसा मम्मी बोलती है, ठंडा लग गया तो बीमार पड़ जाओ, तो इंडियन बीमार पड़ गया, और था गांव का एकदम एकदम देहाती, फटाफट हल्दी खरीदा, घोल के पी गया। और जैसे ही कंपनी वाले को पता चला कि ये बंदा खुद से हल्दी दूध बना के पी रहा है, तो उस पर केस ठोक दिया कि भाई साहब इसको हम पेटेंट कराए थे, अब आपको अगर पीना है तो आप हमसे खरीद के पीजिए। वो आदमी बोलता भाई तू कौन सा नया एक्सपेरिमेंट कर लिया, ये तो हमारे यहाँ सदियों से चल रहा है, कोई नया बात है। तो बोला ना हम नहीं मानेंगे, खूब सारा झगड़ा झंझट, मारा पीटी सब हुआ। फिर फाइनली डिसाइड ये हुआ, वर्ल्ड जो कोर्ट होता है, इंटरनेशनल कोर्ट, वहां पे मामला गया, वहां पे इंडिया प्रूफ दिया अपने वेद के थ्रू, अपने उपन्यास के थ्रू, कि भाई हमारे आयुर्वेदा में आज से 1000 साल, 10,000 साल, 20,000 साल पहले, लाख साल पहले से हम लोग ये चीज जानते हैं कि हल्दी का यूज मेडिसिनल होता है।
और ये इंडियन का प्रॉपर्टी है। ये मेरा नॉलेज है, आपका नॉलेज थोड़ा ना है। आप नहीं जानते थे, ये हम जानते हैं। तो हमको पता है कि वो मेरा प्रॉपर्टी है, तो आप कैसे यूज कर लिए? आप पेटेंट खड़ा कैसे लिए मेरा चीज? कहने का मतलब कि कोई भी तुम्हारा चीज बिना तुमसे पूछे कैसे अपना खरीद सकता है? हमको तुम्हारा पेन चाहिए होगा तो हम ऐसा थोड़ा ना है कि चुपचाप बोल देंगे मेरा पेन है, जिसको मन हमसे खरीदो। पेन तुम्हारा है, जब तक हम तुमसे नहीं खरीदेंगे हम उसको बेच नहीं सकते। तो नहीं। पेटेंट में यही होता है कि पहले आप एक रूल सेट कीजिए, और कोई भी कम्युनिटी आपस में जो गाइडलाइन तय किया है उस गाइडलाइन को समझिए, जानिए, उस रूल्स को फॉलो कीजिए और फॉलो करके बायोडाइवर्सिटी को यूज कीजिए। फिर बात आया जीईएसी का, इसके बारे में सर बताए थे, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। आप कोई भी जेनेटिक से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करने से पहले आपको इस कमिटी से नो इशू का या होता है ना, नो प्रॉब्लम, ऐसा कोई सर्टिफिकेट आता है, एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। जीईएसी आपके एक्सपेरिमेंट को स्टडी करता है, फिर बताता है कि ठीक है आपका एक्सपेरिमेंट सेफ है, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तो ही आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तो आप नहीं कर सकते। जीईएसी का परमिशन के बिना कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। खैर वैसे झंझट झंझट तो कम है, अमेरिका वाला से बिल्कुल खाटी चोर था। आगे शायद हम बताए भी हैं, देखते हैं बताए हैं नहीं बताए हैं। हाँ, बायो पायरेसी बताए हैं। चलो, तो जब इंडिया वाला देखा कि यहाँ की चीजों का जबरदस्त तरीके से चोरी हो रहा है, तो वो एक बायो पेटेंट, ये होगा, बायो पेटेंट लॉ लाया। एक लॉ जो कि 1970 में पास हुआ और 2 बार अमेंड किया गया, 2 बार सुधार किया गया। इसका वैलिडिटी है 7 से 14 साल की। अगर आप किसी चीज का पेटेंट लेते हैं तो आप बहुत से बहुत 7 से 14 साल तक यूज कर सकते हैं उसको। और उसका जो यूज है, जो इंडिया में मिलने वाला चीज है, उसको सिर्फ इंडियन ही यूज कर सकते हैं। लॉ को सर्टेन टेरिटरी में रेस्ट्रिक्ट किया गया। ये लॉ जो था उसको बनाया था मिलके यूएसए, जापान और यूरोपियन यूनियन। ये यू है, ईयू, EUROPIN, यूरोपियन यूनियन, ये तीनों मिलकर बनाया। और इंडिया में उसको लेके बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हुए थे, मतलब बहुत सारा झगड़ा झंझट मारापीटी। देखते हैं कौन कौन सा हुआ था। पहला झंझट बासमती राइस। अमेरिका वाला सब बोला कि नहीं यार, बासमती राइस हम लोग डिस्कवर किए, जबकि ये इंडिया का पुश्तों का चीज है, एक दिन दो दिन का नहीं, पुश्तों का। तो बासमती राइस के लिए खूब सारा झगड़ा झंझट हुआ, फिर फाइनली इंडिया प्रूफ किया कि नहीं, बासमती राइस इंडिया का प्रॉपर्टी है, और फिर उसको डॉक्यूमेंट कराया, भाई लिख लो अब मेरा है, अगली बार कोई मुंह उठाया तो दिल झटपट। उसी तरह हल्दी और नीम के लिए भी। बट अमेरिका वाला बताया ना, ये यूएसए वाला पहुंचा हुआ चोर था। बायोपायरेसी में बहुत नाम है उसका, एकदम बहुत ऊंचा नाम। बायोपायरेसी यानी आप किसी और का चीज बिना उससे पूछे हुए यूज कर रहे हैं। यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स विदाउट टेकिंग परमिशन और कंसर्न ऑफ पर्सन। जैसे एक प्रोटीन था, नाम था ब्रेजीन। क्या नाम है? सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ब्रेजीन, जो कि चीनी से 2000 गुना मीठा होता है, एक प्रोटीन है। देखो पहली बात तो ये एक प्रोटीन है। और देखो, अगर तुमको कोई बोले तुमको डायबिटीज है, कोई तुमको मीठा खाने देगा? नहीं। नहीं। क्यों? क्योंकि शुगर खाओगी तो बॉडी का शुगर लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन हम कहेंगे तुम प्रोटीन खाओ, तो खाओगी कि नहीं खाओगी? खाओगी, खुशी खुशी खाओगी। और ब्राजील एक ऐसा प्रोटीन है जो शुगर से 200 गुना मीठा है, मतलब इतू सा भी ले लिया ना तो पूरा पूरा चाय हलवा बन जाएगा। तो जाहिर सा बात है, अच्छा चीज था। अच्छा, ये नेचुरली अफ्रीका में एक बेरी मिलता था, अफ्रीकन बेरी, जिसका नाम था पेंटाडाइप्लेंड्रा। पेंटाडाइप्लेंड्रा, ये तुमको पढ़ने के लिए अंडरलाइन किए हैं, नाम एक साथ है, पेंटाडाइप्लेंड्रा, पेंटाडाइप्लेंड्रा, इसमें मिलता था, जो कि फ्रुक्टोज से 200 गुना मीठा था। और डायबिटीज पेशेंट को, जो बेचारे जिनको डायबिटीज हो गया, उसको भी तो मीठा खाने का मन करता है, तो वो जो शुगर फ्री जैसे होता है, जो भी चीज शुगर फ्री होता है, यानी उसमें प्रोटीन होता है, एक ऐसा प्रोटीन जिसका टेस्ट मीठा हो, तो पेंटाडाइप्लेंड्रा को यूज करते थे, डायबिटिक पेशेंट को देते थे। बट ये चोर चुहाड़ सब यूएसए वाला, ये क्या किया, चुपके से रात के टाइम में घुसा अफ्रीका में, उसका एक तो बेरी चुराया, भाग गया। बेरी चुरा कर भागने के बाद वो क्या किया, उस बेरी के डीएनए में से
बेरी के डीएनए में से जो ये ब्रेजीन का पार्ट था, जैसे मान लो इतना दूर ब्रेजीन के लिए कोड कर रहा है, उस जीन को निकाला और उस जीन को एक्सप्रेस किया मेज में। मेज किसको बोलते हैं? मक्का, भुट्टा, मक्का। कॉर्न, ठीक है, कॉर्न को बोलते हैं। तो वो क्या किया कि वहां से चुराया, कहां से? पेंटाडाइप्टेंड्रा से, अफ्रीका से, और उसको एक्सप्रेस करा लिया किसमें? किसमें एक्सप्रेस कराया? बताओ, अभी मेज तो में। बताया, मेज में। अब यहां से फिर से मारा पीटी चालू। अब अफ्रीका बोल रहा है कि भाई तू चोरी किया है, वो बोलता नहीं चोरी की ही नहीं। और इसमें आज तक ये केस सॉल्व नहीं हो पाया, क्योंकि अमेरिका का कहना है कि नहीं भाई, भले ही चुरा के डाला, लेकिन वो बोल रहा है कि चुपचाप आपको देखना तो मेरा मेज देखिए, देखिए इस मेज में है कि नहीं ब्रेजीन। जाहिर सा बात है, ब्रेजीन तो मेज में मिल रहा है यूएस के, बट बात यह है कि उस ब्रेजीन का जीन वो चुराया था, वो उसका नहीं था। ठीक है, इसको बोलते हैं बाई पायरेसी। ठीक है, चलिए, दिस इज ऑल फॉर टुडे। कोई डाउट है तो बताइए। चैप्टर एंड।